आदाब और नमस्कार। आकाशवाणी की उर्दू सेवा में आप सबका स्वागत है। आज आकाशवाणी की उर्दू सेवा के रूबरू कार्यक्रम में हमारे बीच हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर फनकार, सरोद के बादशाह, हर दिल अजीज उस्ताद अमजद अली खां साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ उस्ताद जी, आपको आदाब करती हूँ। जी आदाब, नमस्कार। आप हमारे बीच आ जाए और आपके सरोद की झंकार से और आपकी बातचीत से हम जान पाएंगे कि आपके घराने के, आपके बुजुर्गों का बताया हुआ ये जो इतनी तालीम आपके पास और इतनी बेशुमार बंदिशों का खजाना, जिससे हमारे भारतवर्ष के आज आप एक गौरव के प्रतीक हैं, किस तरह से सरोद। खां साहब, यू वर बोर्न इन द लैप ऑफ सरोद। सरोद की गोद में आपने जन्म लिया और आपकी गोद में सरोद पकड़ा दिया गया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मौसीकारों के घर में पैदाइश हुई और चारों तरफ से मौसीकी और सरोद की आवाज आती थी और आते जाते में जो भी गुजरता था आसपास से, वो भाई हो या मामा हो या चाचा हो, कुछ ना कुछ तालीम और रास्ता दिखाते थे। तो ये मौसीकारों के घर में पैदा होना एक सौभाग्य तो जरूर है, साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो क्योंकि आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटे घर में हम थे, और हमारे वालिद साहब उस्ताद हाफिज अली खां साहब जो ग्वालियर से यहाँ आते थे ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। उस जमाने में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट की 150 रुपए की फीस होती थी और एक दो बार मैं भी उनके साथ आया यहाँ। तो जिम्मेदारी बच्चा कभी महसूस करता है, कभी नहीं करता है। कई आदमी 50 साल के भी हो जाते हैं, वो जिम्मेदारी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हमें पिताजी के, वालिद साहब के जितने भी शागिर्द थे, जितने भी दोस्त थे, सब ये कहते थे भाई अब तुम्हें करना है, तुम्हें इसको समझना है, इस खानदान का, इस परंपरा का। बेसिकली हम लोग बहुत छोटे से प्रतिनिधि हैं। स्वामी हरिदास और मियां तानसेन, वही लीनियज है, वही घराना है, उनका आशीर्वाद है। और सरोद एक बड़ा मुश्किल साज है क्योंकि इसमें पर्दा नहीं है। यानी अगर बजाने वाला ध्यान से ना बजाए तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है जी। तो इतना खतरनाक, क्योंकि जब पर्दे नहीं है, फ्रेट्स नहीं है, बार्स नहीं है, और दूसरा ये फिंगर टिप से भी नहीं बजता है। जैसे सितार, वायलिन, चेलो फिंगर टिप से बजता है। अगर मैं सरोद को फिंगर टिप से बजाऊं तो ऐसी आवाज आती है। तो ये फिंगर टिप की आवाज है। लेकिन हमारे वालिद साहब नाखून से दबा के, to bring out the human expressions, you have to press the string with the edge of the fingernails. तो वो आवाज में फर्क पड़ जाता है। ये फिंगर टिप की आवाज है और with the nail तो कई दफा हमारे वालिद साहब के कभी कभी उंगली का कोई नाखून क्रैक हो जाता था, तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे और वो कई महीनों तक उस नाखून का इंतजार करते थे कि वो बड़ा हो। कहते बेटा मैं कोई रूई धुनने नहीं जाता हूँ, मुझे सरोद बजाना है। यानी वो सरोद के जरिए गाते थे, गायक भी थे वो। पंडित भीमसेन जोशी 3 साल तक ग्वालियर में आके पिताजी से गाना सीखा उन्होंने, और इस बात का हमें नहीं पता था। पंडित जी ने खुद मुझे चिट्ठी लिखी और गुलजार साहब की जो फिल्म बनी है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, उसमें उन्होंने कई जगह बोलते थे इस बात को कि राग मारवा और पूरिया का फर्क
वो खान साहब ने ही मुझे सिखाया, ये भीमसेन जी बोलते थे। तो ये यानी अपने अंदर की ख्वाहिश, अपने अंदर के ख्यालात, अंदर के जज्बात साज पे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर साज लिमिटेड है, हर कलाकार लिमिटेड है, मैं भी लिमिटेड हूँ, सिर्फ खुदा अनलिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है। बहुत बड़ी बात आपने खान साहब कही। खान साहब, ये जो सरोद आप बजाते हैं, जो आपके खानदान सेनिया मंगश परिवार में जो सरोद बजता है, क्या उसकी बनावट अलग तरीके की है? देखिए, बनावट हर कलाकार ने अपने मर्जी का साज बनवाया जी, लेकिन हकीकत यह है कि पुराने जमाने में कम से कम तार के साज होते थे। जब सितार की इजाद हुई तो सितार में भी बहुत कम तार लगे जी। और गरीब लोग जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मिलाना नहीं आता था, वो बेपर्दा सितार खरीदते थे जी, बगैर पर्दे वाला सितार, तो वो सस्ता होता था जी। और जब समझ आ जाए मिलाने की, ऐसी सरोद की कहानी है कि कम से कम तार होते थे। अब हम लोग 19 तार टोटल हैं, किसी ने 50 तार भी लगा लिए हैं या 25 तार भी लगा लिए हैं, तो वो सीखने वालों के लिए उलझन हो जाती है। जितने तार ज्यादा होते हैं, तारों को मिलाना सबके बस की बात नहीं है। तो जब आदमी में अकल और समझ आती है तो जितने कम तार रहे उतने ही अच्छे हैं। और बेसिकली तो हम 4 तारों पे ही सरोद बजाते हैं, ये पहले 4 तार जो होते हैं। लेकिन फिर आजकल हर चीज में एक ब्रांड बन गया है जी। जैसा 25 तार वाला ब्रांड का सरोद और फिर 19 तार के ब्रांड का सरोद। वही ब्रांड से क्या होता है, आप काम क्या कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो, क्या बजा रहे हो। मुझे याद है जब मैंने जब सितार सरोद के जब डुएट बजते थे जी, तो मैं पिताजी से कहता था, साहब ये सरोद में तो गुंजाइश नहीं है, सितार वाला एक सपाट तार बजाता है और सरोद में कुछ और ही बजता है जी। तो पिताजी कहते थे, बेटा ये वही बात कि पर्दा नहीं है, मुश्किल साज है। तो आई यूज्ड टू फील फ्रस्ट्रेटेड कि वो सरो सितार का एक वक्त 60s में 70s में डुएट होते थे, तो सितार सपाट की तान मारा, सरोद ऐसा लगता था पैदल चल रहा है जैसे। क्योंकि सरोद का कैरेक्टर रबाब से सरोद आया जी। तो रबाब में भी गट स्ट्रिंग होते हैं, अब सिंथेटिक स्ट्रिंग्स भी हैं, तो वहां भी राइट हैंड पे ज्यादा ध्यान दिया गया। रबाब जो बजता है इस किस्म से रबाब का जी, जी। चलन बजता है। और सरोद में भी सिंगल नोट और डबल स्ट्रोक जी, यही कैरेक्टर रहा सरोद का जी। जिस तरह से सितार में सिंगल नोट और सिंगल स्ट्रोक जी, वो सरोद में नहीं बजता था जी। यानी ये सरोद का अंग रहा है जी। और सितार में सपाट तान, सरंगी में सपाट तान बजती है जी। तो इसको उर्दू में इकहरा तान भी बोला जाता है जो आज हर बंगाल में ये अल्फाज बहुत कॉमन हो गया है कि हम भी इकहरा तान बजा रहे हैं। जी, जी, जी। तो वो कोशिश मेरी बचपन से रही जी कि सरोद, फिर हमने अपने यंग डेज में फिर सितार वालों के साथ बजाने का मौका मिला जी, डुएट बजाए जी। उस्ताद रईस खान साहब के साथ, उस्ताद इमरत खान साहब के साथ। क्या बात। और फिर उस्ताद विलायत खान साहब भी एक दफा लेके सितार, घर में रिहर्सल हो रही थी तो वो भी बजाए। तब वो उन्होंने काफी इस बात को एहसास किया कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, तो वो
तो क्या है, जैसे हाँ जी, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। तो जो पुराना ढंग है, जो पुराना सिस्टम, तान का जो मामला है, अब ये चीज नहीं बचती थी पहले सरूद में। तो ये मेरी कोशिश कि तान भी बजे सरूद के ऊपर जी, जिसको एक गहरा तान भी कहते हैं, और सिंगल नोट सिंगल स्ट्रोक। अब ये कहना मुश्किल है कि लोगों ने मुझे क्यों सुना या लोग मुझे क्यों सुनते हैं, क्यों बुलाते हैं। वो 12 साल की उम्र से ये मेरी यात्रा शुरू हो गई थी। तो कुछ क्या हुआ कि जब मैं 18 साल का था तो मेरा पहला रिकॉर्ड हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी में, तो वो एक बंदिश सरोद पे वैसी बंदिश, उस अंक की बंदिश कभी बजी नहीं थी। तो वो बंदिश है बागेश्वरी की, कौसी कानड़े की, उस रिकॉर्ड में बजी। तो फिर सरोद की दुनिया के लोगों ने उसको रियलाइज किया कि भाई ये कोई अलग सोच है, सरोद अलग बज रहा है, ये सरोद की कुछ अलग। पर आपने अपना बाज जो है वो सेनिया बंगश ही रखा, उस रवायत पर कुछ आपने समझौता नहीं किया खान साहब। देखिए ये कि जैसे मैंने कहा कि हर साज का एक लिमिटेशन होता है। जो रबाब नहीं कह सका वो सरोद ने कहा जी। क्योंकि सरोद भी एक पर्शियन वर्ड है, जैसे सितार भी पर्शियन वर्ड है, सहतार जी। सहतार से वो सितार हो गया, लेकिन वो पर्शियन अल्फाज है। और सरोद का भी जो उच्चारण है, असली प्रोनाउंसिएशन, वो सरूद है। सरोद का मतलब ही मौसीकी, नगमा, तरन्नुम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो दिल की जो ख्यालात है, म्यूजिकल थॉट्स, वो बजने चाहिए, निकलने चाहिए। अब जैसे एक धा दिन दिन दा, धा दिन, बागेश्वरी की बंदिश, बहुत सुंदर, बहुत ही इसमें उस्ताद लतीफ अहमद खान तबला बजा रहे थे, बहुत सुंदर इस रिकॉर्ड में। और दूसरा कौसी कानड़े की बंदिश। तो ये इस किस्म की जनरली अगर बागेश्वरी कोई बजा रहा है सरोद पे तो यही बजता था जी। तान वगैरह सरोद में बज नहीं पाती थी, क्योंकि सबने गिव अप कर दिया कि भाई ये साज में हो नहीं सकता, क्योंकि पर्दा नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी कौसी कानड़े की बंदिश
दासी कानड़ की बंदिश। तो फिर रचना जो है, गायक लोगों ने रचना को इम्पोर्टेंस दिया। कुछ गायकों की रचना के साहित्य समझ नहीं आते थे और कुछ गायकों ने साहित्य को भी बराबर का दर्जा दिया, इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में रचना को इग्नोर कर दिया गया। मुखड़ा पकड़ा और दुखड़ा शुरू हो गया। बहुत खूब जी। तो वो अस्थाई भी पूरी नहीं, अंतरा तो बहुत कम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पे बजाया, वो सरोद हो या सितार हो, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए सबकी। तो ये हमारे पिताजी ने, वालिद साहब ने हमेशा ये कहा कि बेटा अस्थाई अंतरा बहुत जरूरी है, और ये कंपोजिशंस वर क्रिएटेड टू प्रिजर्व द राग। एक जब रचना इसलिए बनती थी रचना कि राग को उसमें बांध लिया जाता था। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम अलाप जोड़ झाला, एक ये प्रथा बन गई है, कन्वेंशन बन गया है। कन्वेंशन इज अ वेरी अनहेल्दी वर्ड, आई डोंट रिस्पेक्ट कन्वेंशन। उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाया करती उसको कहते हैं ना लकीर का फकीर जी। लेकिन ट्रेडिशन अलाउ इनोवेशन जी। तो पर खास साहब, जिस तरह से हम रवायत की बात करते हैं और आपके जैसे मौसीकी के इतने डूबे हुए खानदान की हम जब बात करते हैं, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के वर्ल्ड को, कई पीढ़ियों के आपके बुजुर्गों ने जो एक सेवा की है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, मौसीकी की सेवा की है, और ऐसे ऐसे फनकार आपके घराने ने दिए हैं। आपके अब्बा मरहूम उस्ताद हाफिज अली खान साहब, जिन्हें हम आज तक याद करते हैं, और याद हम उनको यूं भी करते हैं कि रवायत की जो बात करें, जिससे आपकी तालीम, जिस पर आप चल पड़े, उसमें आपने इनोवेशंस तो किए, आपने वो सब सोचा कि सरोद की लिमिटेशन के परे कैसे जाएं, लेकिन जो एक राग का जो एक बेसिक रूहानियत है उसकी है, राग की जो, जिसको हम कहते हैं राग खड़ा दिखाई देता है कि नहीं देता है। और आपके अब्बा हजूर का मुझे मालूम है वो वाकया, आप कई बार वो आप बताते हैं कि वो अपना पद्मश्री पद्म भूषण सम्मान जब लेने गए तो उन्होंने कोई जागीर नहीं मांगी, कोई जमीन नहीं मांगी, कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पैसे नहीं मांगे। उन्होंने राष्ट्रपति जी को कहा कि राग दरबारी को बचाइए। राग, वो एक जैसे छोटा बच्चा कहता है कि ये खिलौना टूटने वाला है, तो उनके लिए वो ऐसा अनमोल एक खजाना था कि क्योंकि आपके परिवार में, सेनिया बंगश परिवार में, कुछ राग जैसे आप लोग बजाते हैं तो कोई सानी भी नहीं है बजाने, दरबारी उनमें से है। तो हमारे साथ ये साझा करें खान साहब ये बात अपने अब्बा हुजूर की, और हमें थोड़ा दरबारी आप बजाकर भी बताएं जी कि कैसे वो आपके अब्बा हुजूर तो उसकी। जी, बहुत खुशी की बात है कि जी आप मेरे साथ बात कर रही हैं। आप खुद एक बहुत अच्छी गायिका हैं, आपकी और आपने बड़े बड़े बुजुर्गों से सीखा है, और ये कम मौका ऐसा आता है कि किसी संगीतकार से बात करने का मौका मिले। आपकी नवाजिश। तो दरबारी हमारे परिवार में, और क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जी कुछ राग, बहुत सारे राग हैं जो मैथमेटिक्स के आधार पे बने। जी, हमारे साउथ इंडिया में 72 मेला करता रागा, तो कुछ राग मैथमेटिक्स के आधार पे बने और कुछ राग एस्थेटिक के आधार पे बने। तो दरबारी उसमें से ही एक राग है जो हम लोग तो गाते बजाते हैं, साउथ में भी जी उसको लोगों ने अपनाया है, और ऐसे बहुत सारे हमारे राग हैं जो साउथ में भी लोग गाते बजाते हैं। शायद नाम का आदान प्रदान, नाम बदल जाते हैं, कहीं मालकोस है, कहीं मोहनम है, कहीं भोपाली है, तो कहीं हिंडोलम है, ऐसा हो जाता है। तो मियां तानसेन ने दरबारी को सोचा और दरबारी को दुनिया को दिया, और भी बहुत सारे उनके बनाए हुए राग, मेघ है, मियां की मल्हार है। तो हमारे पिताजी बड़े उदास हो जाते थे, बड़े दुखी हो जाते थे जब कई लोग दरबारी, कुछ लोगों की, बहुत कम लोगों की दरबारी उनको पसंद थी,
लेकिन ज्यादातर लोगों से वो बड़े उदास हो जाते थे। तो वही मुझे साथ ले गए थे। 1960 उनका पद्म भूषण मिल रहा था और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब अवार्ड सेरेमनी खत्म हुई तो सब लोग, एक रिचुअल है वहां मुगल गार्डन में, सब लोग चाय पीते हैं। तो नेहरू साहब आए। पहली दफा मैं एज ए यंगस्टर इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा और उनसे मिलने का मौका मिला। तो नेहरू साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था। तो उन्होंने अब्बा की तरफ देखा कि नहीं खान साहब बच्चे से कोई गुरु मंत्र तो नहीं छुपा रहे आप। तो अब्बा ने कहा नहीं नहीं, मैं सब कोशिश कर रहा हूं शेयर करने की। फिर राजेंद्र प्रसाद जी, खान साहब कोई तकलीफ तो नहीं है और आप ठीक है, कोई क्या सेवा करूं मैं आपकी। अब उस जमाने में हम लोग किराए के घर में रहते थे, गाड़ी भी नहीं थी, तो टैक्सी या स्कूटर में शायद गए थे। तो हमारे पिताजी ने कहा कि खुदा का शुक्र है सब कुछ ठीक है, आप दरबारी कान्हड़ा को बचाइए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं, तो आप दरबारी को बचाइए, नहीं तो ये राग हिंदुस्तान से चला जाएगा। इसमें लोग बड़ी आजादी ले रहे हैं, बहुत लिबर्टी ले रहे हैं, जिसका मर्जी आ रहा है वैसे गा रहा है बजा रहा है। तो he was hoping as if next day the president will pass a resolution in the parliament कि सब लोग दरबारी ऐसे गाओ ऐसे बजाओ। तो बहुत ही सीधे लोग थे, बड़े सेंटली। पर बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात को सामने रखी, कुछ भी मांग सकते तो प्रेसिडेंट को क्या पता बेचारों को दरबारी क्या होता है। तो कहले खान साहब मैं समझा नहीं। फिर उन्होंने दोहराया कि साहब ये राग मियां तानसेन ने बनाया था और इसको आप इसके लिए कुछ करिए। तो ही मेंट एब्सोल्युटली अटेंशन एंड ही मेंट बिजनेस जी। नहीं, फिर वो थोड़े घबरा गए। आई वॉज फीलिंग एम्बेरेस्ड एज ए यंग बॉय। तो वो घबरा गए कि नहीं खान साहब मैं जरूर करूंगा, और बताइए क्या सेवा करूं। तो उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, कहते अब मेरा नमाज का वक्त हो गया है, मैं इजाजत चाहता हूं। उनको प्रोटोकॉल का भी नहीं पता था दैट यू कैन लीव बिफोर द प्रेसिडेंट। वो चल पड़े, मैं उनके पीछे पीछे, और सीधे घर में आके माता जी से, जनरली आदमी अपने अवार्ड की बात करता है, लेकिन वो उन्होंने कोई अवार्ड की खुशी नहीं दिखाई। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि नहीं, कि राजेंद्र बाबू ने अब वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी बनी रहेगी और वो उसको देखभाल करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में आए, ऐसे लोग इस प्लेनेट में आए, और खुदा पे भरोसा था उनको। और कल का अल्लाह मालिक है जी। तो कल का हमें पहले भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो फाउंडेशन है, कि देयर वाज स्ट्रगल, देयर इज ए स्ट्रगल एंड देयर विल बी स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल जी। हाँ साहब, वही दरबारी जो आपके पिताजी जिसके लिए इतने पशुपेश में थे, गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा दरबारी हमें सुनाएं। तो इसकी मैं रचनाएं एक दो आपको सुनाता हूँ। जी हाँ सर।
तक दिन्ना कत्ता धक तक दिन्ना दिन अलग अलग गति की कंपोजिशन। बहुत सारे कंपोजिशंस हैं, बहुत सुंदर, अलग अलग गति के, अलग अलग, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये आपके परिवार की तालीम, आपके अब्बा हुजूर की दी हुई तालीम, जी, कि उसकी प्योरिटी को भी रखना है, उसमें अपने इनोवेशंस भी जोड़ने हैं। उनकी ये हमेशा वो ये कहते थे, बेटा जो हमने ठीक समझा जी वो हमने करा, अब जो आप ठीक समझो वो आप करो। बहुत बड़ी बात है। तो ये उन्होंने फ्रीडम बहुत पहले से दे दी थी जी, कि रचनाओं के बारे में सोचो। ये जरूरी नहीं है कि आप वही पुरानी एक रचना को लेकर बजाते रहो जी, अपने दिमाग से भी सोचो कि क्या क्या किस किस किस्म की और रचनाएं हो सकती हैं।